हेलो दोस्तों, आइए हम सब आज शुरू करते हैं बल तथा गति के नियम। समझना है कि बल किसे कहते हैं, गति के नियम किसे कहते हैं, बल का आविष्कार किसने किया, क्यों हुआ, इस चीज को समझते हैं। देखो, बल क्या है? बल किसी चीज को खींचने अथवा धक्का देने को कहते हैं। खिंचाव अथवा धक्के को हम सब क्या बोलते हैं? बल कहते हैं। खिंचाव अथवा धक्के को बल कहते हैं। समझते हैं। देखो, किसी चीज को धक्का देना मीन्स अपने अपोजिट करना। अगर ये है कोई वस्तु है, इस वस्तु को आप धक्का दे रहे हो मीन्स अपने से दूर इसको भगा रहे हो, तो उसको बोलते हैं धक्का देना। मीन्स इसका डायरेक्शन इधर है, ये इधर कर रहा है, तो ये कहेंगे इसको बोलते हैं धक्का देना। कि इसको कहते हैं पुश। इंग्लिश लैंग्वेज में आगे देखें, अगर कोई वस्तु आपकी ओर आ रहा है मीन्स इसका डायरेक्शन इधर हो, आप भी इधर ही खड़े हैं, तो इसका मतलब क्या है? ये इधर आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ये क्या है? खिंचाव है, मीन्स पुश है। चलो समझते हैं बल किसे कहते हैं। बल किसी वस्तु के खिंचाव अथवा धक्का देने को क्या कहते हैं? बल कहते हैं। अब पुश, देखो इसको हम सब क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पुश। एक को बोलते हैं पुश, एक को बोलते हैं पुल। तो बल के प्रकार अगर हम सब समझे, बल दो प्रकार के होते हैं। बल के प्रकार, बल दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है बैलेंस, दूसरा होता है अनबैलेंस। बैलेंस मीन्स संतुलित बल, अनबैलेंस मीन्स होता है असंतुलित बल। देखो कैसे समझेंगे हम सब कि संतुलित बल है, और कैसे समझेंगे हम सब असंतुलित बल है। एक चीज को समझते हैं। देखो, अगर कहीं भी आप फोर्स लगा रहे हो, उसके आकृति में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, उसका कोई विस्थापन नहीं हो रहा है, तो उसको हम सब क्या बोलते हैं? संतुलित बल बोलते हैं। जैसे समझो, इसको समझते हैं। मान लो कोई आदमी एक सूटकेस लेके खड़ा है। सूटकेस मीन्स जिसमें सामान रखते हैं, या कैरी बैग जिसको बोलते हैं हम सब, ये लेके खड़ा है। तो देखो इसका वेट कितना है? नीचे है, इसका वेट नीचे लगेगा, m इंटू जी, इसका वेट नीचे लगेगा, और हम सब किधर लगा के रखेंगे? ऊपर खींच के रखेंगे। मीन्स ये अगर हम सब बात करें तो हम सब F1 और ये F2 दो बल लग रहे हैं। बल मतलब एक सूटकेस के द्वारा, या जो भी वस्तु है, हम सब का बाल्टी है या कैरी बैग है, तो उसका वेट किधर लगता है? नीचे, और हम सब उसको बैलेंस करने के लिए ऊपर उठा के रखते हैं ताकि गिरे ना। इसी के बोलते हैं हम सब बैलेंस फोर्स। जहां पे है स्टेबल है, उसको हम सब बोलते हैं अनबैलेंस फोर्स। देखो एक और भी चीज है, अगर कोई भी सामान है जो कि मान लो अगर ये 20 केजी का है, इसमें 20 केजी का कोई सामान रखा हुआ है, अगर ये आदमी इस चीज को नहीं संभाल पा रहा है, तो इसको बोलते हैं अनबैलेंस। मीन्स किसी चीज को अगर आप संभाल के रखे हैं तो उसको बोलते हैं बैलेंस, और किसी चीज को आप संभाल नहीं पाए वो होता है अनबैलेंस। देखो जैसे आप सपोज करो कोई कार है, किसी कार में आप फोर्स लगा रहे हैं। मान लो ये कोई कार है, तो क्या है? ये कार इधर जा रही है। अगर ये इसका जो है वेग इधर है, ये कार है कोई, इसका गति इधर हो रहा है, इस डायरेक्शन में हो रहा है, आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इसको रोकने का। मान लो इसको आप खींच के रोकने का कोशिश कर रहे हैं। अगर ये नहीं रुक रहा है तो इसको हम सब क्या बोलते हैं? देखो अगर इसको क्या बोलते हैं हम सब? बैलेंस फोर्स, क्योंकि रुक नहीं रहा है। अगर रुक गया तो उसको बोलते हैं अनबैलेंस फोर्स। तो याद रखेंगे, बैलेंस फोर्स को किसी चीज को मेंटेन करने के लिए यूज होता है, जबकि अनबैलेंस जो है किसी चीज को विस्थापन देने के लिए या उसको धक्का देने के लिए यूज होता है अनबैलेंस फोर्स। तो समझते हैं। देखो जैसे रस्सी खेल होता है, रस्सी खेल में भी यूज होते हैं। देखो रस्सी खेल अगर कोई खेलता है तो उसमें कौन सा फोर्स यूज होता है, ये समझते हैं।
देखो रस्सी खेल में क्या है, कई लोग लगे होते हैं, हमने दो को ही बनाया, ये रस्सी खेल है। ये फोर्स जो है किधर खींचता है, ये वाला आदमी इधर खींचेगा, मीन्स इसके द्वारा फोर्स यहाँ पे लगेगा। ये वाला आदमी मीन्स ए वाला जो है अपनी ओर खींचेगा F2 फोर्स से, और बी वाला आदमी जो है F1 फोर्स से खींचता है। तो यहाँ पे देख, अगर किसी के साइड में आ गया ये इसके साइड में, रस्सी खेल में कहीं ना कहीं एक साइड में आता है, तो अगर ये इसके साइड में आ गया तब भी ये अनबैलेंस है, अगर ये इसके साइड में आ गया तब भी अनबैलेंस है। अगर नहीं आया तो इसका मतलब है बैलेंस फोर्स है, क्योंकि एक दूसरे को पकड़ के रखे हैं। दिस इज द बैलेंस फोर्स। तो हम सब नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, संतुलित तथा असंतुलित बल में अंतर। तो एक साइड में संतुलित बल है, एक साइड में असंतुलित बल है। तो समझते हैं, देखो इसका परिणामी बल शून्य होता है। तो समझते हैं, देखो नेट फोर्स क्या है। देखो ये नेट फोर्स क्या है, मान लो आप इसका वेट जो है आप इधर काम कर रहा है, आपका मान लो ये F2 है, आप जो फोर्स लगा रहे हैं F1 है। अगर इन दोनों का परिणामी मींस F1 इज इक्वल टू माइनस F2, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। अगर इन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है और सेम है, तो ये हो जाएगा हम सबका कितना, कट जाएगा। तो इसको हम सब ऐसे भी बोल सकते हैं, F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 0। तो संतुलित बल का एक कंडीशन है कि F1 और F2 का जो ऐड करेंगे हमेशा कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। मींस इसका परिणामी बल नेट फोर्स कितना आना चाहिए, शून्य होता है। समझेंगे, परिणामी बल शून्य नहीं होता है। इसका मतलब यह है कि F1 एक ग्रेटर होगा, या तो F1 ग्रेटर होगा या तो F2 में। तो समझते हैं दो में से कोई एक हम सबका ग्रेटर होगा। लेकिन इसमें क्या कंडीशन है कि हमारा माइनस F1 इज इक्वल टू माइनस F2। तो ये कंडीशन इसमें है कि असंतुलित बल में बड़े होते हैं। जो आप अप्लाइड फोर्स है या तो वो बड़ा होगा, या तो जिस पे आप फोर्स लगा रहे हो वो बड़ा होगा। जैसे आप मान लो कोई कार चल रही है, मान लो कोई कार या कोई साइकिल वाला जा रहा है या कोई आदमी जा रहा है, तो उसको अगर आप पकड़ के रोक दिए, मीन्स अगर ये जा रहा है इसको आप फोर्स लगा के रोक दिए, इसको जो है फोर्स लगा के रोक दिए, इसका मतलब ये असंतुलित बल हो गया। क्योंकि ये जा रहा है तो इसको जाना चाहिए था, रुकना नहीं चाहिए था। अगर रुक गया इसका मतलब असंतुलित बल है। देखो इसके प्रभाव से वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता भाई। देखो स्थिति क्या होता है, स्थिति दो ही होता है, एक होता है विरामावस्था, एक होता है गति अवस्था। अवस्थाएं दो ही होती हैं, गति अवस्था। दो में से एक कोई होता है विरामावस्था अथवा गति अवस्था। अभी तक दो ही स्थितियों को खोजा गया है, एक होता है विरामावस्था, एक होता है गति अवस्था। विराम मतलब रुकी हुई अवस्था, गति मतलब चल रहा है तो चलेगा ही। इसका मतलब इसके प्रभाव से वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं। कहने का मतलब अगर वो विरामावस्था में है, अगर वो रुकी हुई है तो रुकी रहेगी, अगर वो गति अगर मतलब चल रहा है तो केवल वो चलता ही रहेगा। समझते हैं, इसके प्रभाव से वस्तु की स्थिति में बदलाव होता है। इसका मतलब कोई भी चीज अगर चल रहा है, जैसे अगर ये विरामा में है, अगर ये विरामा स्थिति में है, तो इसको हम सब क्या कर सकते हैं भाई, गतिमान अवस्था में ला सकते हैं, गतिमान कर सकते हैं। अगर ये गतिमान है तो इसको हम सब कहां पे ले जा सकते हैं, विरामावस्था में ले जा सकते हैं। जैसा कि ऊपर में हम सब पढ़ के रखे हैं कि किसी एक की वैल्यू ज्यादा होगी। तो समझते हैं आगे। देखो इस बल के प्रभाव से वस्तु का आकार मतलब जैसे आप बैलून फुला के रखते हैं उसके आकार में परिवर्तन होता है, ना कि उसकी स्थिति में। तो समझते हैं इस बल के प्रभाव से वस्तु का आकार बदल सकते हैं, मतलब बैलून्स को दबा सकते हैं, ये सब कर सकते हैं। आगे क्या है, आकार नहीं बदलता। इसका मतलब आप किसी भी चीज को आप अप्लाइड कर रहे हो, अगर वो मान लो ये बैलून है, मान लो अगर ये कोई बैलून है, तो अगर इसमें आप फोर्स लगा दिए, इसका मतलब ये आकार नहीं बदलेगा, डायरेक्ट ब्लास्ट करेगा, मतलब फट जाएगा। ये फटने का चांस होता है, फट जाएगा। देखो और इधर में क्या है, अगर ये कोई बैलून है भाई, दोनों साइड से लगा रहे हो, इसका मतलब दोनों साइड से कंप्रेस कर रहे हो, अगर ये फट नहीं रहा है तो इसका मतलब संतुलित बल कार्य कर रहा है। इस बल से वस्तु की गति अथवा दिशा नहीं बदल सकती। इसका मतलब जिधर जा रहा है वो जाएगा ही। जैसा कि ऊपर में हमने बता के रखा कि गति अवस्था में है तो केवल गति में रहेगा, विरामा में है तो विरामा में। यही चीज यहाँ भी लिखा है कि इस बल से वस्तु की गति तथा दिशा नहीं बदल सकती। मतलब जा रहा है तो जाएगा, रुका है तो रुका रहेगा, विरामा में है तो विरामा, गति में है तो गति तथा दिशा बदलता है। इस चीज को हमने यहाँ बताया कि विरामावस्था से गतिमान में हो सकता है, गतिमान से विरामावस्था में हो सकता है।
आइए हम सब शुरू करते हैं। घर्षण बल समझना है कि घर्षण बल कैसे काम करता है और क्यों काम करता है। अगर घर्षण बल ना काम करे तो क्या होगा, इस चीज को समझना है। तो देखिए हम सब एक टायर को बना के रखें, टायर की कोई भी हो, चाहे वो रेलवे से लेके साइकिल तक या बच्चों की गाड़ी का कोई भी टायर हो, तो छोटे से लेके बड़े के बीच का जो टायर कोई भी हो आपका, देखो तो समझते ये गति हमारा किधर हो रहा है, किस डायरेक्शन में हो रहा है। अगर गति इधर हो रहा है तो टायर का मूवमेंट भी इधर ही होगा। ये टायर घूमते घूमते फिर ऐसे ही डायरेक्शन में आगे बढ़ता रहेगा। तो समझते हैं, देखो हमने यहाँ पे रोड बना के रखा है और ये टायर है, तो समझते हैं देखो इस रोड और टायर के बीच एक गति हो रहा है। तो घर्षण बल हमेशा दो सतहों के बीच होने वाले गति को विरोध करता है। देखिए तो दो सतह कौन है, पहली सतह हमारी कौन है, पहली सतह हमारा कौन है भाई, रोड है। दूसरी सतह कौन है भाई, ये टायर है। दूसरा सतह कौन है, ये हम सबका टायर है। तो याद रखेंगे सतह, ये हम सबका सतह फर्स्ट है और ये सतह टू, मतलब सरफेस वन है सरफेस टू। तो समझते हैं यहाँ पे देखिए ये जो है, ये रोड और टायर के बीच ये जो गति हो रहा है, ये जो गति हो रहा है इस डायरेक्शन में घूम के, तो इन्हीं का विरोध करने के लिए उत्पन्न हो जाता है घर्षण बल। घर्षण बल का कुछ इफेक्ट भी है, कुछ बेनिफिट भी है और कुछ लॉस भी है। तो दोनों चीज को समझेंगे हम सब। पहला देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो गति हो रहा है इन सतहों के बीच जहां पे कांटेक्ट बना है, बस इतनी दूरी ही ये घर्षण बल लगेगा, बाकी और कहीं नहीं। मतलब टायर जहां जहां घूमते घूमते रोड के संपर्क में आएगा वहां वहां आपका घर्षण बल लगेगा। देखो घर्षण बल के फायदे क्या हैं, घर्षण बल के फायदे क्या हैं, फ्रिक्शन फोर्स के प्रॉफिट क्या है। घर्षण बल के फायदे, घर्षण बल के फायदे क्या हैं, जो हम सब पढ़ लिख रहे हैं, मतलब पेपर पर, पहला है पेपर पर पेन से लिखना, इसकी सहायता से हम सब लिख पा रहे हैं। दूसरा क्या है, माचिस जलाना, जो हम सब माचिस जलाते हैं घर पे या लाइटर जलाते हैं, वो सभी इसी फ्रिक्शन फोर्स पे काम करते हैं। माचिस को जलाना, माचिस को जलाना। तीसरा देखें चलना फिरना, जो चल फिर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ देन है हम सबका चलना, और फिर जो चल रहे हैं वो किसका है देन, वो है सिर्फ और सिर्फ घर्षण फोर्स का। अगर घर्षण फोर्स नहीं होता तो देखो क्या है, और भी एग्जांपल होते हैं इसके, तो हम सब और भी एग्जांपल को ना समझ के टॉपिक को समझते हो। अगर घर्षण बल नहीं होगा, देखो पहले इसके जो है हानियां समझ लेते हैं। हानियां क्या है, देखो जो हमारा जो टायर चल रहा है इस रोड के बीच, इस रोड के बीच जो टायर चल रहा है वो कंटिन्यू धीरे 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 क्या होगा भाई, खत्म हो जाएगा। इसका मतलब है जो कल पुर्जे, कल पुर्जे बोले तो जो पार्ट्स होंगे, जो मशीनरी पार्ट्स होंगे, जो एक दूसरे के बीच रबिंग कर रहे होंगे, घिस रहे होंगे, उनके बीच जो कल पुर्जे आए हैं वो कल पुर्जों का नुकसान। कल पुर्जा, अगर ये हम सब हिंदी में लिख रहे हैं मीन्स कल पुर्जा है, अगर इंग्लिश लैंग्वेज में समझेंगे तो उसके जो मशीनरी पार्ट्स होते हैं वो सभी क्या हो जाएंगे, नुकसान, मतलब डैमेज होने के चांसेस होंगे। अगला देखें, अगर ये फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा हो गया कहीं पे, ये फ्रिक्शन फोर्स अगर नॉर्मल है तो सब फायदे ही है, अगर फ्रिक्शन फोर्स कम ज्यादा है तो नुकसान है। देखो पहला है कल पुर्जे के नुकसान, दूसरा कौन सा भाई, जो सतह चल रही है उनके बीच का क्या है, वो सभी लॉस होंगे। अगला देखें और क्या हम सब लिख सकते हैं यहाँ पे, देखो अधिक ईंधन की खपत, मतलब जो वाहन है उसमें देखो ईंधन की खपत होगी ज्यादा। ईंधन की खपत मतलब जैसे पेट्रोल डीजल ये सभी चीजें हैं, उसमें ज्यादा क्यों लगता है, क्योंकि दो फोर्स को चलाने के लिए इसमें जो है बल लगना चाहिए। एक है घर्षण बल, घर्षण बल को भी रोकने के लिए, दूसरा क्या है जो गति कर रहा है, जो गतिमान बल है उसको चलाने के लिए दो बल की जरूरत पड़ती है। तो खपत अधिक क्यों होगा, एक होगा घर्षण बल के लिए,
तो घर्षण बल के लिए दूसरा क्या है, दूसरा है जो गत के लिए बल काम करेगा, गत के लिए जो बल काम कर रहा है उसके लिए भी क्या होना चाहिए, ईंधन चाहिए। और क्या है हमारे, देखो अगर मान लो अगर घर्षण बल अधिक हो गया तो क्या होगा, ये ना तो हमारा टायर चल पाएगा, और क्या है जो हम सब जमीन पे चल पाते हैं वहां पे भी नहीं चल पाते। इसके एग्जाम्पल और भी हैं कि मनुष्यों का पृथ्वी पर चलना, ये भी एग्जाम्पल है। अगर घर्षण बल ज्यादा हो जाएगा, तो इसको समझते हैं, घर्षण बल अगर ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, कोई भी आदमी पृथ्वी पे नहीं चल पाएगा, वो डायरेक्ट जहां पे चलेगा वहीं पे रुक जाएगा। आगे देखें, अगला क्या है, ये सभी टायर मैक्सिमम घिसने लगेंगे। क्यों, क्योंकि जहां देखें, अगर जहां पे मैक्सिमम रोड खराब होती है वहां पे फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा होता है। कैसे पहचानेंगे कि फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा होता है, जहां पे खुरदुरापन होगा, याद रखिए खुरदुरापन, जहां पे खुरदुरापन होगा, सतह पे जहां पे रफ टाइप का होगा, रफ टाइप का अगर सरफेस है, मीन्स अगर उबड़ खाबड़ न बोले तो उसको खुरदुरापन रहे, तो मतलब ऐसे गिट्टी उट्टी पड़ी है तो वहां पे क्या होते हैं, फ्रिक्शन फोर्स उस सतह पे ज्यादा होते हैं। आगे देखें और क्या है, जैसे हम सब कॉपी पे लिखते हैं वो भी किसी का देन है, जो है घर्षण बल का देन। अगर ज्यादा हो जाएगा तो हमारा पेन जो है उस पेपर से चिपक जाएगा, अगर कम हो जाएगा तो क्या करेंगे, हमारा पेन स्लिप करने लगेगा। देखो अगर स्लिपिंग है, इन दोनों चीज को समझ ले भाई। देखो घर्षण बल कम होने पर क्या दिक्कत है, घर्षण बल कम होने पर, घर्षण बल कम होने पर तो क्या दिक्कत है, मैक्सिमम क्या होगा, स्लिपिंग होगा, मतलब फिसलन होगा। अगर कहीं पे कोई चीज फिसल रहा है, कहीं पे कोई चीज फिसल रहा है, इसका मतलब ध्यान रखेंगे कि वहां पे घर्षण बल क्या है, कम है। जैसे देखो कभी कभार होता है कि अगर हम सब हाथ में जो है क्या लगा के रखें, तेल लगा के रखेंगे, अगर हमारे हाथ में आयल लगा हुआ है तो पेन नहीं चलता। क्यों, क्योंकि पेन क्या करता है, वहां पे स्लिप करने लगता है, फिसलने लगता है। इसलिए घर्षण बल अगर रिक्वायरमेंट से ज्यादा भी है तब भी नुकसान है, अगर रिक्वायरमेंट से कम है तब भी नुकसान है, अगर सबसे कम है तब भी नुकसान है। जैसे आदमी चलता रहता है पृथ्वी पे, कभी कभी आप देखो बारिशों में गिर जाता है, क्यों होता है, क्योंकि वहां पे घर्षण बल सबसे कम हो जाता है। या घरों पे जो है, जहां पे घरों पे जो है जैसे काई वाई जम जाता है, वहां भी क्या होता है, घर्षण बल कम हो जाता है, इसीलिए लोग वहां पे स्लिप करने लगते हैं। देखो या कंटिन्यू जहां पे पानी गिरता रहता है उस एरिया पे भी घर्षण बल कम हो जाता है, लोग वहां पे स्लिप करके गिर जाते हैं। आइए हम सब नए टॉपिक को फिर आगे समझते हैं। हम सबका जो टॉपिक है गति का प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो देखो इसके जो स्टेटमेंट है इसको पहले गैलीलियो ने दिया था। तो गैलीलियो के नियम को न्यूटन ने क्या किया था, इसको थोड़ा सा अपने संक्षेप में देते हुए उन्होंने समझाया था थोड़ा सा। यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है अथवा गतिमान अवस्था में है तो ये क्या करेगी, ये तब तक विरामा अथवा गतिमान अवस्था में बनी रहेगी जब तक कि उस पे क्या नहीं लगाया जाए, कोई बाह्य बल। देखो बाह्य बल के बारे में समझते हैं क्या होता है। बाह्य बल समझते हैं। देखो बाह्य बल होता है, एक हमारे द्वारा लगाया गया फोर्स होता है, एक दूसरा होता है घर्षण बल भी होता है। देखिए घर्षण बल भी होते हैं और अप्लाइड फोर्स भी होता है हमारे द्वारा जो हम सब लगाते हैं। तो क्योंकि ये उस बॉडी के अंदर से नहीं लग रहा है, घर्षण बल हमेशा बाहर से लगता है और अप्लाइड फोर्स भी बाहर से लगते हैं। बाह्य मतलब बॉडी के बाहर से, वस्तु के बाहर जो फोर्स लग रहे हैं वही होते हैं बाह्य बल। तो समझते हैं यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है अथवा गतिमान अवस्था में है तो क्या करेगी, विरामावस्था में है तो समझते हैं। देखो यहाँ लिखा है विरामावस्था अथवा गतिमान अवस्था में बनी रहेगी। कब तक बनी रहेगी, जब तक कि उस पर क्या नहीं लगाया जाए, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए, मीन्स कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए। तो समझते हैं हम सब। देखो यहाँ पे हमने 1 2 3 लगभग 4 गेंद के आसपास बनाए, 1 2 3 4 बनाए हैं। तो देखो एक बॉल मान लो ये क्या करेगा, ये जो है आके पृथ्वी पर टकराएगा। हमने यहाँ पे पृथ्वी बनाए, ये पृथ्वी पे आके क्या टकरा भाई, पृथ्वी पे आएगा, टकराएगा, उसके बाद फिर क्या करेगा, जंप करेगा।
फिर अगले सिचुएशन हो सकता है कि इधर में आ जाए। तो यहाँ देखिए अगला इसका थर्ड सिचुएशन है, इसका जो है फोर्थ सिचुएशन। जो हमने 1 2 3 4 आए हैं ये गेंद ना होके इसके सिचुएशन है। फर्स्ट स्थिति में यहाँ है, सेकंड में यहाँ, थर्ड में यहाँ, फोर्थ में यहाँ। देखो ये इस तरीके से ये जंप करता रहेगा। मान लो कोई बॉल ऊपर से गिरा यहाँ पे, तो ये ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके जंप करता रहेगा। ये तब तक जंप करेगा जब तक इस पे इसके अंदर क्या है, एक फोर्स है, तब तक ये गति करेगा। अगर इसको रोकना भी है तो यहाँ पे लिखा है कि विरामावस्था अथवा गतिमान अवस्था में बनी रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगे। अगर इस वस्तु को, अगर इस बॉल को रोकना भी है तब आपको अप्लाइड फोर्स लगाना पड़ेगा, अपने द्वारा फोर्स लगाना पड़ेगा। जैसे सपोज करो क्रिकेट खेलते रहते हैं तो बॉल जो है, बॉल मान लो कोई क्रिकेट खेल रहा है, ये जो है क्रिकेट खेल रहा है, यहां से देखो, यहां से ये क्या कर रहा है, क्रिकेट खेल रहा है। अगर ये इस बैट से जो है क्रिकेट खेल रहा है, सपोज करो ये क्या कर रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, यहां से ये क्रिकेट खेल रहा है, तो एक बॉल अगर आएगी ये हिट करेगा तो बॉल दोबारा कहां जाएगी भाई, रिटर्न। यहां जैसे ये हिट करेगा इसको तो ये बॉल रिटर्न होके चली जाएगी। अब ये देखो हो सकता है कि आपका बाउंड्री के पास जाए या हो सकता है इधर कहीं जाए। तो ये देखो, ये अगर कोई प्लेयर नहीं रोकेगा इसका तो ये बाउंड्री के जो है बाउंड्री के पास जा सकता है। इसीलिए जब भी प्लेयर हिट करता है तो उसको पता है तब तक नहीं रुकेगी जब तक उस पर क्या नहीं लगा जाएगा, अप्लाइड फोर्स। इसीलिए जब भी कोई हिट करता है तो प्लेयर तुरंत दौड़ के उसको जाके पकड़ता है ताकि वो तुरंत विरामावस्था में आ जाए। तो यहाँ पे एक चीज ये हो गया। और उसके बाद समझे, अगर कोई साइकिल वाला जा रहा है या कार वाला जा रहा है तो क्या होते हैं उसको समझते हैं। अगर कोई साइकिल वाला जा रहा है, मान लो कोई जो है कार वाला ऐसे ही जा रहा है, अगर इसको रोकना भी है तो क्या करना है भाई, देखो अगर ये जा रहा है, मान लो इसकी गति इधर है, इसकी गति जो है इधर है, किस डायरेक्शन में, आगे की तरफ है। अगर इसको रुकना भी है, रुकना मतलब विरामावस्था में आना है, रुकना भी है, विरामावस्था में आना है, तो देखो ये क्या करेगा, एक फोर्स अप्लाई करेगा। कार में जो है ब्रेक लगाएगा। देखो ब्रेक जो है दो तरीके से काम करेगा। एक तो हमने जो फोर्स लगाया वो अप्लाइड फोर्स होगा ब्रेक पर। अगला क्या होगा, पहियों के बीच ये क्या करेगा, घर्षण बल लगाएगा। घर्षण बल मतलब फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा। देखो फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा पहियों के बीच। जो हम सब ब्रेक लगा रहे हैं पहियों में, वो होता है फ्रिक्शन फोर्स की वजह से। फ्रिक्शन फोर्स अगर मान लो अगर आपका ब्रेक सही है, मींस फ्रिक्शन फोर्स अगर सही है तो जल्दी रुक जाएगी। अगर फ्रिक्शन फोर्स कम है, मींस ब्रेक सही नहीं है, तो जल्दी नहीं रुकेगी। कहने का मतलब अगर आपको कोई भी वस्तु को गति से विरामा में लाना है, देखो किसी भी वस्तु को अगर गति से कहां लाना है भैया, विरामावस्था में लाना है। विरामावस्था में लाना है, विरामा से गति में लाना है। विरामावस्था से कहां लाना है, गति अवस्था में लाना है। तो आपको जो है अप्लाइड फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स लगाना ही पड़ेगा। मींस अगर कोई कार रुकी हुई है, उसको चलाना है तो आप इंजन को स्टार्ट करेंगे, मींस उसको फोर्स हम सब दे रहे हैं, जो कि क्या करेगा, विरामा अवस्था से कहां जाएगा, गति अवस्था में जाएगा। या कोई भी चीज अगर बॉल है वो अगर रुकी हुई है, हिट नहीं करेंगे तो ये ऐसे ही पड़ी रहेगी। इसीलिए क्या होता है कि बॉल से अगर खेलना है तो उसको हिट करना पड़ता है और पकड़ना भी पड़ता है। अब देखो इसी नियम को हम सब क्या बोलते हैं, एक बोलते हैं जड़त्व का नियम। इसी को बोलते हैं जड़त्व का नियम। देखो जड़त्व का नियम क्या है भैया, ये अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया। देखो इसको जड़त्व का नियम भी कहते हैं। देखो जड़त्व का नियम क्या है, अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करेगा, अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करेगा, परिवर्तन का विरोध करेगा। देखो कभी कभी आप पूछता है, बताओ कि फर्स्ट लॉ जो है, जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, गति का प्रथम नियम किस और नियम से रिलेटेड है, तो याद रखेंगे जड़त्व के नियम से रिलेटेड है। तो जड़त्व का नियम क्या है, अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। देखो अवस्था परिवर्तन का विरोध समझते हैं। इसका कहने का मतलब है, अगर देखो अगर कोई कार जा रही है, आप उसको पकड़ के खींच रहे हो तो रुकेगा नहीं,
क्योंकि जड़त्व का पता है, जड़त्व का नियम यही बोलता है अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करेगा। आप मान लो कोई कार जा रही है, अगर उसको खींच रहे हो तो नहीं रुकेगा, या साइकिल वाला है उसको खींच रहे हो तो वो कुछ दूर जाके तभी रुकेगा, क्योंकि इसको पता है कि जड़त्व का नियम क्या डील कर रहा है भाई, अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध, मतलब तुरंत नहीं रुकेगा। आप अगर रोकना चाहे तुरंत नहीं रुकेगा, रुकेगा कुछ दूर जाके, क्योंकि पहले विरोध करेगा, उसके बाद उस पर अप्लाइड फोर्स और घर्षण बल काम करने लगेंगे, इस तरीके से रुक जाता है। देखो जड़त्व का जो नियम है हम समझते हैं, जड़त्व का देखो एक फार्मूला भी होता है, जड़त्व का सूत्र भी होता है, समझते हैं। जड़त्व को आई से लिखते हैं, आई बराबर होता है m इंटू आर स्क्वायर। तो याद रखेंगे, कभी कभी आप पूछते हैं बताओ जड़त्व का फार्मूला क्या होता है, आई इंटू आर स्क्वायर। अगर इसके मात्रा की बात करेंगे तो याद रखना ये होता है केजी पर मीटर स्क्वायर या ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके जो है मात्रक है केजी पर मीटर स्क्वायर और क्या है ग्राम पर मीटर स्क्वायर। तो हम सब न्यूटन के फर्स्ट लॉ, इसी को बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन। न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी इसी को बोलते हैं, न्यूटन के गति का प्रथम नियम भी बोलते हैं, क्योंकि न्यूटन के गति का प्रथम नियम इसी को बोलते हैं। याद रखेंगे जो गति का प्रथम नियम है वो वही न्यूटन के गति का प्रथम नियम है, और किसका नियम है, जड़त्व का। तो दोनों सेम है, गति का नियम और न्यूटन का नियम सेम है, लेकिन डिफरेंट क्या है, जड़त्व का नियम वो अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। तो यहाँ पे सूत्र लिखे आई बराबर एम आर स्क्वायर, केजी इसका मात्रक लिख दिया हूँ केजी पर मीटर स्क्वायर और क्या है ग्राम पर सेकंड स्क्वायर। आइए हम सब इसके उदाहरण को समझते हैं जो कि इस वीडियो में दिखाया जा रहा है। ये सभी जो है न्यूटन के फर्स्ट लॉ का एग्जांपल्स हैं। आइए हम सब शुरू करते हैं। जड़त्व का एक सूत्र होता है, समझ चुके हैं जड़त्व का नियम क्या भाई, अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध कर रहा है तो वो जड़त्व होता है। जड़त्व का सूत्र समझते हैं, आई बराबर जो होता है m इंटू आर स्क्वायर, आई इंटू आर स्क्वायर। आर को कुछ देर आप क्या करो कांस्टेंट मानो, आर को हमने क्या कर लिया है कांस्टेंट मान लिया है कि आर हमारी कांस्टेंट है। तो आई देखो आई किस पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ किस पे, यम पे। यम क्या है, यम हमारा है द्रव्यमान, यम हमारा है द्रव्यमान मींस मॉस है। अब देखें अगर आई का मान बढ़ाना है तो यम का भी मान बढ़ाना है, अगर आई का मान कम होगा तो यम का भी मान कम होगा। चलो दूसरी बात को यहां समझते हैं। अब की बार मास को कांस्टेंट रखो, मॉस मतलब यम को आप क्या करो कांस्टेंट मान के रखो भाई, मान इसको कांस्टेंट मान लो, जिसको हिंदी में बोलते हैं नियत है, उसकी वैल्यू फिक्स है। तो आई अब किसके डिपेंड करेगा, आर का स्क्वायर। तो आई ऐसे ही बढ़ाना है तो आर की वैल्यू भी बढ़ जाएगी, तो आई को कम करना है तो भाई आर का भी वैल्यू कम हो जाएगा। तो समझते हैं यहाँ पे देखें हमने क्वेश्चन कुछ देके रखा है कि निम्न में किसका जड़त्व अधिक होगा। तो समझते हैं, देखो एक रबड़ की बॉल है, अगला क्या है उसी आकार का पत्थर है। तो देखें इसमें रबड़ की बॉल जो है हल्की होगी जबकि पत्थर जो है हैवी होगा। तो समझते हैं यहाँ पे इस चीज जो यहाँ पे स्टेटमेंट है, आई का मान मतलब जड़त्व का मान तब ज्यादा होगा जब किसी चीज का द्रव्यमान ज्यादा होगा। मींस रबड़ हल्का है, ये जो है हैवी है, इसका मतलब इसमें ये वाला सही होगा। आगे देखें फिर यहाँ पे एक साइकिल एवं एक रेलगाड़ी। अब देखो एक साइकिल रेलगाड़ी, इसका मतलब साइकिल हमेशा हल्का होगा और रेलगाड़ी हमेशा हैवी होगा, इसका मतलब इसमें ज्यादा होगा जड़त्व का मान। आगे 5 रुपए का एक सिक्का एवं 1 रुपए का एक सिक्का, ये आपको बताना है कि 5 रुपए के सिक्के में और 1 रुपए के सिक्के में किसका जड़त्व अधिक होगा। यहाँ पे या तो 5 रुपए का होगा या तो 1 रुपए का होगा। आपको ये चीजें हमारे कमेंट बॉक्स में बताने हैं।